हेलो दोस्तों, आपका अपने चैनल A2S एकेडमी पे मैं बलवंत कुमार आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जो आज के लेक्चर है, मैंने जैसा कि बताया था कल वाली वीडियो में, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो आज के जो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे वो क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? कूलाम का नियम पढ़ने वाले हैं। समझ में आया कि नहीं आया? क्या पढ़ने वाले हैं? कूलाम का नियम। अभी तक हमने आवेश की बात कर ली थी, ठीक है? किसकी बात कर ली थी बेटा? आवेश की बात कर ली थी, ठीक है? आज हम जो दो आवेशों के बीच, यानी दो आवेश को अगर हम कहीं रख देते हैं तो उनके बीच कैसी प्रक्रिया होती है, कैसी क्रिया होती है, उसको डिफाइन करने वाले जो साइंटिस्ट हैं उनका क्या नाम था बेटा? कूलाम था। उनका क्या नाम था? कूलाम था, ठीक है? अब ये कूलाम का नियम क्या है, पहले इसका एक बार हम लोग स्टेटमेंट समझ लें, ठीक है? कि कूलाम के नियम के जो अनुसार अगर बात करें तो उन्होंने बताया कि दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, बात समझना ध्यान से, कि दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। बात समझ में आई? कंफर्म हो गया? अभी इसको मैं लिखूंगा, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? पहले आओ इस पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं ना, ठीक है ना? जैसे हम लोगों ने कहीं ना कहीं आपको ये देखने को मिलेगा कि जो कूलाम का नियम है, ठीक है ना, वो न्यूटन के नियम से समानता प्रकट करता हुआ दिखाई देगा आपको। यानी जो कूलाम का नियम है वो न्यूटन के नियम से थोड़ा बहुत समानता प्रदर्शित करेगा, लेकिन ध्यान रखना बच्चों कि जो न्यूटन ने बताया उनका अपना एक कण को लेकर के सिद्धांत था और कूलाम का आवेश को लेकर के सिद्धांत है। उन्होंने बताया कि दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है। बात समझना, अभी इस पे बहुत बड़ी डिस्कशन करने वाले हैं कि दो आवेशों के बीच हमेशा क्या कार्य करता है? वैद्युत बल काम करता है, और पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल। तो बल यहां से हम लोगों को दो चीजें पढ़ने को मिलेगी, एक गुरुत्वाकर्षण बल और एक वैद्युत बल। समझ में आया कि नहीं आया? देखो ध्यान से, तो सबसे पहले हम वैद्युत बल की जो चर्चा करते हैं, इसको वैद्युत बल को देने वाले जो थे वो कौन थे? कूलाम थे। देखो ध्यान से भैया, जैसा कि आपका लिखा हुआ है ये, ठीक है ना, कूलाम का नियम। ठीक है, अब देखो ध्यान से, कूलाम का नियम क्या था कि इन्होंने क्या किया था कि दो आवेश लिया, एक आवेश ले लिया बेटा क्या? Q1, ऐसे एक आवेश क्या ले लिया? Q1। एक आवेश क्या ले लिया बेटा? Q2 ले लिया, इस तरीके से। और इनको जो है, इनके बीच की जो दूरी थी बेटा, इसको स्मॉल r दूरी पे ऐसे रख दिया। बात समझते रहना ध्यान से, इनको क्या रख दिया? ऐसे स्मॉल r दूरी पे रख दिया। तो मैंने बोला कि दो आवेशों के बीच, बात समझना ध्यान से, दो आवेशों के बीच, एक बार में याद करा दूंगा, ध्यान रखना, दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण, ठीक है, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के, दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या होता है बेटा? अनुक्रमानुपाती होता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? यहां एक शब्द आ चुका है बेटा, अनुक्रमानुपाती। ये अनुक्रमानुपाती का मतलब क्या है, इसको समझते पहले। ये बातें समझ में आई? देखो जो मैंने लिखा कि दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात कह सकते हैं कि इनके बीच लगने वाला जो बल है, अगर F हो और आवेश तो पता ही है Q1 और Q2 है, तो Q यहां से कह सकते हैं ना बेटा, F अनुक्रमानुपाती Q1 इंटू क्या हो जाएगा? Q2 हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? F अनुक्रमानुपाती क्या हो जाएगा? Q1 एंड Q2। अब उसके बाद देखो, ये इसको हम कह देते हैं बेटा इक्वेशन फर्स्ट, और ये है कूलाम का फर्स्ट स्टेटमेंट।
ये क्या है, पहला स्टेटमेंट था। इनका दूसरा स्टेटमेंट समझते हैं। इन्होंने कहा कि दोनों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, दोनों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण, ठीक है, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों के बीच की दूरी के, ध्यान रखना यहां पे, दोनों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती क्या होते हैं बेटा, दोनों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात साफ साफ नजर आ रहा है कि F अनुक्रमानुपाती Q1 इंटू Q2, तो यहां से हम कह सकते हैं F व्युत्क्रमानुपाती क्या लिखेंगे बेटा, R स्क्वायर। जब यहां पे देखो अनुक्रमानुपाती और यहां पे अनुक्रमानुपाती, यहां व्युत्क्रमानुपाती, दोनों के चिन्ह समान हैं। इस बात को ध्यान रखना, दोनों के चिन्ह एक जैसे, लेकिन बोल क्या रहा हूं मैं, यहां बोल रहा हूं मैं कि जो F है वो अनुक्रमानुपाती है और यहां मैं बोल रहा हूं F व्युत्क्रमानुपाती, यानी दोनों के बीच की दूरी। लेकिन बेटा ध्यान रखो, इसको हम बोल सकते हैं F अनुक्रमानुपाती 1/r स्क्वायर, लेकिन जब केवल बोलेंगे कि दोनों के बीच की दूरी का वर्ग, तो हम केवल r के स्क्वायर को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो यहां हमें क्या बोलना पड़ेगा, व्युत्क्रमानुपाती। बात समझना ध्यान से, जब यहां बोलेंगे F अनुक्रमानुपाती तो बोलेंगे 1/r स्क्वायर। बात समझ में है ना, चिन्ह दोनों के समान है, ध्यान रखना, लेकिन हम बोल क्या रहे हैं, अलग अलग। अब अनुक्रमानुपाती का अगर अर्थ देखा जाए तो क्या निकल के आएगा कि अगर हम Q1 और Q2 को बढ़ाएंगे तो F की वैल्यू ऑटोमेटिक क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, बढ़ेगी, क्योंकि ये इसके क्या है, अनुक्रमानुपाती है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। अगर इनके बीच की दूरी को, समझ में आया ना, अगर दोनों आवेशों के, अभी देखो जैसे मैंने यहां पे लिखा है ना, अगर इनके बीच की दूरी को क्या कर दें, बढ़ा दें, तो इनके बीच लगने वाला जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल है वो कम हो जाएगा। इनके बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कम हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, कोई डाउट तो नहीं है। तो अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, यहां तक बातें कंफर्म हो गई। अगला देखो ध्यान से, जैसे अब यहीं लिख देते हैं हम, इसी के आगे लिख रहे हैं कि हमारे पास समीकरण 1 मिला था, तो यहां लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से, ठीक है। 1 व 2 से अगर देखें तो यहां से दिखने को क्या मिलेगा कि F अनुक्रमानुपाती Q1 इंटू Q2 और ये हो जाएगा बेटा अपॉन में R स्क्वायर, ठीक है। F अनुक्रमानुपाती क्या हो जाएगा, Q1 Q2 अपॉन क्या हो जाएगा, R स्क्वायर। अब मेरी बात सुनना, अनुक्रमानुपाती शब्द को मैं इंट्रोड्यूस बढ़िया से करना चाहता हूं, उसको ध्यान सुनो कि अनुक्रमानुपाती मतलब समझते हो ना कि एक की दूसरे पे निर्भरता और दूसरे की पहले पे निर्भरता। यह भौतिक विज्ञान का सबसे सुंदर और सबसे प्यारा संबंध है अनुक्रमानुपाती। समझ में आया, अनुक्रमानुपाती शब्द एक संबंध सूचक शब्द है, इस चीज को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यह भौतिक विज्ञान का बहुत अच्छा शब्द है, ठीक है। अगर हम इसमें कोई इंटरचेंज करेंगे, इस पूरी की पूरी क्वांटिटी दिख रही है, अगर इसमें हम कहीं कोई इंटरचेंज करें तो ये समझ लेना कि F में भी कहीं ना कहीं परिवर्तन देखने को मिलेगा। समझ में आया। अब इनके बीच का रिश्ता देखो कैसा है अनुक्रमानुपाती का। तो हमको पता है ना कि अगर दो के बीच में अच्छा रिलेशन हो, भाई किसी को आपको कहना है ना, होता नहीं कि बहुत अच्छा लगता है कि भाई हमारा भी क्या कहते हैं, कोई हो, कोई बॉयफ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, तो यहाँ सीधा सीधा आप बोल सकते हो ना क्या कि हम आपके अनुक्रमानुपाती, भौतिक विज्ञान की लैंग्वेज में प्रपोज कर दो यार, बहुत बड़ी बात नहीं है। समझ में आया ना, भौतिक विज्ञान की लैंग्वेज में जाके बोल देना कि हम आपके अनुक्रमानुपाती हैं। झगड़ा करते हो सीधा सीधा बोल देना हम आपके व्युत्क्रमानुपाती हैं। अब यहाँ पे देखो, जहाँ से जब दो के बीच का रिलेशन अच्छा हो जाता है तो जब वो रिलेशन टूटता है, किसकी वजह से टूटता है, कोई तीसरा एंट्री मारता है। तो यहाँ जब हम अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे बेटा तो क्या आएगा, एक नियतांक आएगा, और उस नियतांक को बेटा हम बोलेंगे क्या, के बोलेंगे। यानी यहाँ से अगर बात करें तो यहाँ से आएगा F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, ठीक है। क्या निकलेगा, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। जहां यहां से हम कह सकते हैं बेटा, जहां
जहां के बराबर, ध्यान रखो, जहां के बराबर प्रयोगों द्वारा कूलाम ने यह निकाला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ध्यान रखना, समझ में आया कि नहीं आया? जहां के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये बातें समझ में आ गई कि नहीं आ गई? देखो ध्यान से, यहीं से अगर बात करें हम तो एप्सिलॉन नॉट जो होता है इसको हम बोलते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता। ध्यान रखना, निर्वात की वैद्युतशीलता, मतलब ये जो प्रयोग कर रहे हैं बेटा वो कहाँ कर रहे हैं? अभी निर्वात में कर रहे हैं। और ये जो एप्सिलॉन है ये मैंने कहा ना कि एप्सिलॉन नॉट जो है वैद्युत निर्वात में वैद्युतशीलता की क्या है? निर्वात की वैद्युतशीलता है ये। तो यहाँ से अगर बात करें, देखो एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू है वो अगर बीच में, इनके बीच कभी कभी दिमाग में आएगा ना कि आवेशों के बीच कोई पदार्थ को रख दें तो क्या होगा? क्या रख दें? आवेशों के बीच हम कोई अगर पदार्थ को रख दें तो उस स्थिति में क्या होगा? इस चीज़ को देखो, तो वो डिपेंड करेगा कि हमने किस पदार्थ को रखा है और उस पदार्थ का परावैद्युतांक क्या है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो अभी उस पर थोड़ा सा आगे चर्चा करेंगे, पहले हम इसको अच्छे से डिफाइन कर लेते हैं। तो इस तरीके से अगर के की वैल्यू यहाँ पुट कर दें बेटा तो देखो एफ की वैल्यू कितनी आएगी? देखो ध्यान से, तो एफ की वैल्यू जो हम लोगों को मिलेगी, एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ लिख सकते हैं बेटा Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा फार्मूला हमारा। F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। बातें समझ में आई कि नहीं आई? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब यहाँ पे जब भी हमें कोई नई क्वांटिटी मिलती है तो हम उसके बारे में थोड़ा बहुत तो स्टडी करेंगे ही। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, ये जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हमें इसका मात्रक निकालना पड़ेगा। और कभी कभी इसका क्वेश्चन में बीमा पूछ लेता है। समझ में आया कि नहीं आया? कभी कभी इसका मात्रक और कभी कभी बीमा। तो यहाँ लिख सकते हैं बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मात्रक। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? इसका मात्रक निकालते हैं बेटा। देखो यहां से लिखा है, देखो इसका मात्रक जब लिखेंगे तो यहां से क्या मिलेगा? F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। कैसे निकालते हैं उसको ध्यान देना भैया, हमें यही पूरी क्वांटिटी चाहिए। तो ये यहाँ से देखा जाए, देखो ध्यान से, यही यहाँ से ये हम लोग को, तो हम क्या करेंगे, इसको इधर करेंगे। तो यहाँ से क्या मिलेगा? देखो ध्यान से, F इंटू आर स्क्वायर, क्योंकि इधर आर स्क्वायर भाग में है, इधर आएगा गुणा में होगा। उधर लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इंटू हो जाएगा बेटा Q1 इंटू क्या हो जाएगा? Q2 हो जाएगा। अब ये Q1 Q2 गुणा में है, इधर आएगा तो किस में होगा? भाग में। तो साफ साफ दिख रहा है आपको यहां से कि क्या दिख रहा है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू F इंटू आर स्क्वायर अपॉन Q1 इंटू क्या हो जाएगा? Q2 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? चलो देखो, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू F क्या है? F बल है, और बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। तो न्यूटन लिख देंगे। R क्या है? दोनों आवेशों के बीच की दूरी है। R क्या है बेटा? दोनों आवेशों के बीच की दूरी है। तो इसकी जो दूरी होती है उसका मात्रक क्या होता है? मीटर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन, क्योंकि यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है, और आवेश का मात्रक बेटा कूलाम इंटू क्या हो जाएगा? कूलाम। तो यहाँ से क्या निकल के आया? ध्यान दो, यहाँ से निकल के आया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। आज के बाद याद रखना कि कोई भी पूछे कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है, तो आप कह सकते हो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। समझ में आ गया कि नहीं? ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, ध्यान रखना। अगला देखो ध्यान से, अब इसकी अगर हमें बीमा निकालनी हो, किसकी? इसी अगर 1/4 पाई, अच्छा हाँ एक चीज़ और देखो ध्यान से, जैसे मैंने यहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का निकाल दिया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मात्रक निकाला न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। लेकिन जब आपसे केवल एप्सिलॉन नॉट का मात्रक पूछा जाए, किसका मात्रक? केवल एप्सिलॉन नॉट का, तो देखो दोनों तरफ पलटना पड़ेगा। मतलब इधर लिखना पड़ेगा बेटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उधर भी पलट जाएगा कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर।
ठीक है। और हमें ये अच्छे से पता है कि 4 पाई का कोई मात्रक नहीं होता है। जो 4 पाई है ये एक नियतांक है। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये जो 4 पाई इसका मात्रक नहीं होगा तो यहाँ केवल क्या बचेगा, एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ध्यान रखना। तो जब कभी सवाल इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, जब कभी कोई पूछेगा कि बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मात्रक बताओ, तब आप बताओगे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। लेकिन जब केवल ये पूछा जाएगा कि एप्सिलॉन नॉट का मात्रक बताओ, तो आप बताओगे कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई? आगे चलते हैं, देखो ध्यान से। अब हम क्या पढ़ेंगे बेटा, बीमा। तो हम लोगों ने निकाल लिया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू F इंटू आर स्क्वायर अपॉन Q1 इंटू Q2। ठीक है, निकाल लिया था। तो यहाँ से F जो है इसकी बीमा क्या होती है, MLT-2। ठीक है भैया। और इंटू R जो है दूरी है, इसकी बीमा क्या हो जाएगी, L स्क्वायर। क्या हो जाएगी, L स्क्वायर। और अपॉन Q1 इसकी बीमा हो जाएगी बेटा 80। क्या हो जाएगी, 80। ठीक है, समझ में आया? अब देखो ध्यान से क्या बनेगा, ये बनेगा बेटा ML³ T-2। ठीक है, नजर आ रहा होगा। और नीचे A स्क्वायर T स्क्वायर, समझते रहना ध्यान से, A स्क्वायर T स्क्वायर। अब क्या होगा, इन क्वांटिटीज को ऊपर लेके जाओ तो ये क्या मिलेगा, यहां से मिलेगा ML³ T-2, ऊपर जाके -2 होगा तो -4, और ये A⁴ क्या हो जाएगा, -2। ये मिल गई हमें किसकी बीमा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की बीमा। ध्यान रखना, ये किसकी बीमा हमने बता दी भैया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की बीमा। कोई दिक्कत? लेकिन फिर वही क्वेश्चन आ गया कि अगर आपसे ये कहा जाए कि केवल एप्सिलॉन नॉट की बीमा बताओ, अब यहाँ पे देखो ध्यान से क्या करोगे, यहाँ भी आपको वही काम करना पड़ेगा बेटा। तो यहाँ लिखेंगे क्या, यहाँ लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू, सबसे अच्छी चीज़ है ये देख लो कैसे निकालते हैं, सारी कहानी खत्म हो जाए। तो यहाँ से हो जाएगा कितना, ML³ T-4, और ये लिखा है बेटा A-2। ठीक है, अब जब इसे पलट देंगे तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, इक्वल टू ये भी 1 में आ जाएगा, ML³ T-4 A-2 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है, अब इसको ऊपर लेके जाएंगे बेटा, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू M⁻⁻1 L⁻−3 T⁻4 एंड A⁻2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? तो ध्यान रखना, जब भी, और अच्छा 4 पाई की कोई बीमा होती ही नहीं है, तो सीधा सीधा मिल गया एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, यहाँ से मिलेगा क्या, M⁻⁻1 L⁻−3 T⁻4 एंड A⁻2। समझ में आ गया? जब आपसे ये पूछा जाए कि ये बताओ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की बीमा क्या होती है, तो आप इसको बता दोगे। और जब केवल आपसे पूछा जाए केवल एप्सिलॉन नॉट बताओ, तो आपकी बीमा ये होगी। बीमा निकालना आना चाहिए। 1-2 क्वेश्चन ऐसे चैप्टर से फिक्स होते हैं, इस चीज़ को आपको ध्यान होना चाहिए। तो इसका मात्रक समझ में आ गया, इसकी बीमा समझ में आ गई। अब आगे चलते हैं, देखो ध्यान से आगे का क्या है। आगे देखो ध्यान से, लिख सकते हैं कि आप यहां पे ऐसे भी कह सकते हो, प्रयोगों द्वारा के का आंकिक मान, ठीक है बेटा, प्रयोगों द्वारा के का जो आंकिक मान है वो कितना पाया गया, 9 गुणे, या 9.0 भी लिखा रहता है, 9.0 गुणे 10⁻9, और क्या आएगा, हमने अभी बताया, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। समझ में आया? मतलब अगर आज के बाद कोई पूछे कि ये पहले बताइए कि आप
4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है, तो याद रखना 9.0 गुणे 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इस चीज़ को आपको एकदम रटा होना चाहिए, हर एक न्यूमेरिकल में इसका मैं प्रयोग करूंगा। ठीक है भैया, इस चीज़ को ध्यान रखना। आगे देखो ध्यान से, जैसे इसमें अगर बात करें हम केवल एप्सिलॉन नॉट की, किसकी बात करें, केवल एप्सिलॉन नॉट की, तो ये तो मिल चुका है। अब इसको तो इजीली फाइंड कर सकते हो भैया, यहीं से देखें तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो लिख सकते हैं, बढ़िया से लिख सकते हैं, इसके अपॉन में 1 है। जब हम इसको इधर पलटेंगे, इसको नीचे लाएंगे, तो इसको भी हम नीचे ले आए, इसको कहाँ भेज दें, ऊपर भेज दें। जो प्रोसेस एक तरफ करना है उसको दोनों तरफ कर लें, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू मिलेगी बेटा 1/9.0 इंटू 10 टू द पावर कितना मिलेगा, 9 मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ठीक है, अब यहां से देखा जाए तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो मिल गई, ये 4 पाई मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में, तो यानी 1/4 पाई इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/4 पाई की वैल्यू 3.14 और गुणे 9 और गुणे 10 की घात 9। बात समझ में आई। इसको जाके आप लोग बढ़िया से, जितने लोग वीडियो देख रहे हो सभी लोग बढ़िया सॉल्व करके बताना इसकी वैल्यू क्या आती है। हालांकि मैं यहाँ लिख देता हूँ, एप्सिलॉन नॉट का जो आगे का मान होगा, जहाँ कभी केवल एप्सिलॉन नॉट की जरूरत पड़ेगी वहाँ लिखूंगा मैं 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। समझ में आया। इसके आगे क्या यूनिट लिखूँ मैं, आपको लिखना पड़ेगा कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इस चीज़ को ध्यान रखना। तो ये है किसकी वैल्यू बेटा, एप्सिलॉन नॉट की है। किसकी वैल्यू है बेटा, एप्सिलॉन नॉट की है, जबकि ये किसकी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की। बातें समझ में आ गई कि नहीं आ गई, इसमें कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना। यहाँ से देखो ध्यान से, कोई भी दिक्कत होती है आप लोग वीडियो में कमेंट करना देखने के बाद वीडियो। ठीक है, अगला देखो ध्यान से। अब जैसे हमने क्या किया है उस पर थोड़ा सा गौर करते हैं कि जो हमने कहा था F इज इक्वल टू, कूलम का नियम पढ़ाया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर पढ़ाया। आओ देखते हैं ये कब था, जब हमारा Q1 और Q2, ठीक है, ये प्रयोग कहाँ हो रहा था, जब यहाँ पे क्या था, निर्वात था। क्या था बेटा, वैक्यूम, जिसको बोलते हैं वैक्यूम, निर्वात में। तो इसकी वैल्यू कब निकाली हम लोगों ने, निर्वात में। लेकिन सपोज करें कि Q1 एंड Q2 के बीच में अगर हम कोई परावैद्युत पदार्थ रख देते हैं तो इस बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। परावैद्युत पदार्थ का मतलब हम कुछ भी रख देते हैं, जैसे सपोज कर लेते हैं एक हमने कागज ऐसे रख दिया ऐसे, ठीक है। अब इनके बीच में बल तो लगेगा, 100% श्योर है, बल लगेगा, कंफर्म है। लेकिन ये जो बीच में मैटर आया, देखो बीच में यहाँ कुछ भी नहीं था, तो बीच में जब कुछ नहीं था तो उसको मैंने क्या बोला कि ये पूरा एक्सपेरिमेंट कहाँ हो रहा है, निर्वात में हो रहा है। लेकिन अब इसके बीच में हम क्या लेके आए बेटा, एक परावैद्युत पदार्थ लेके आए, ठीक है। अब देखो क्या मजा आने वाली है कि परावैद्युत पदार्थ रखेंगे तो ये किस प्रकार इसको प्रभावित करेगा। और ये मान लेते हैं कि इसका परावैद्युतांक के है, परावैद्युतांक क्या है, के है, कंफर्म हो गया। आओ देखते हैं, जैसे इनके बीच की दूरी तो हम वही r रखेंगे, लेकिन अगर हम इसके जो यहाँ पे वैद्युतशीलता है, हमने यहाँ निर्वात की वैद्युतशीलता ले रखी है, तो यहाँ पे जो इसको हम कह सकते हैं FB, यहाँ पे क्या कह सकते हैं FB, ध्यान रखना, इसको हम क्या बोलेंगे बेटा FB, ठीक है। और जब यहाँ लिखेंगे FM, क्या बोलेंगे FM, तो मीडियम में जब फोर्स निकालेंगे तो क्या निकलेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ध्यान रखना क्या लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। उसके बाद क्या लिखेंगे बेटा, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। लेकिन एक चीज देखो ध्यान से, हमने यहाँ एप्सिलॉन नॉट ले रखा है। एप्सिलॉन नॉट बेटा निर्वात की वैद्युतशीलता है, तो यहाँ पे हम इसे केवल एप्सिलॉन नॉट ले लें तो कोई दिक्कत तो नहीं है। एक चीज बस छोटी सी, एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ये इन चीजों को बच्चे नोटिस नहीं करते हैं, समझ में आया कि नहीं आया। तो यहाँ एप्सिलॉन नॉट है और यहाँ हमने क्या ले रखा, एप्सिलॉन। तो एप्सिलॉन जो है, कोई पूछे कि हमने लिख दिया था कि जो एप्सिलॉन नॉट, यहाँ मैं लिख देता हूँ बेटा कि आपको समझ में आ जाए। एप्सिलॉन नॉट जो है वो क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता है। क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता, ठीक है।
निर्वात की वैद्युतशीलता। समझ में आ भैया? अब देखो ध्यान से, लेकिन जब कोई पूछेगा अपसालन क्या है, केवल अपसालन, यहाँ नॉट नहीं लगाया, तो यहाँ बोलोगे आप क्या है, ये कब की है कि यदि, या ऐसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हो माध्यम की वैद्युतशीलता, सीधी सी बात, एक लाइन में खत्म कर दो इसको लिख सकते हो माध्यम की वैद्युतशीलता, माध्यम की वैद्युतशीलता। बात समझते रहना ध्यान से, ये क्या हो जाएगा बेटा, माध्यम की वैद्युतशीलता। ठीक है, अब यहाँ पे ये कहानी कंफर्म हो गई, कोई बात तो यहाँ पे कोई ऐसी बात तो नहीं जो समझ में ना आई हो। ये हो गया बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड कह देते हैं, और इसको कह देते हैं हम लोग एफ फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो यहाँ पे क्या कर दें, अगर हम लोग यहीं लिख दें कि फर्स्ट डिवाइडेड बाई सेकंड, ध्यान रखना यहीं पे लिख दें हम लोग फर्स्ट डिवाइडेड बाई सेकंड, तो यहाँ देखो क्या लिखेगा, या हम ऐसे लिख देते हैं सेकंड डिवाइडेड बाई फर्स्ट। सेकंड डिवाइडेड बाई फर्स्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, एफ एम अपॉन एफ वी इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन, ये पहले बताओ एफ एम ऊपर है तो क्या एप्सिलॉन होगा कि एप्सिलॉन नॉट होगा, केवल क्या होगा बेटा, यहाँ पे एप्सिलॉन होगा। ठीक है, इस तरीके से, और अपॉन में r², और नीचे में लिख देता हूँ 1/4 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, और इनटू क्या हो जाएगा बेटा, Q1 Q2 अपॉन r²। ये बातें समझ में आई कि नहीं आई? अब देखो ये इससे और ये Q1 Q2 से ये पूरा सिस्टम कट गया, समझ में आया कि नहीं आया? अब यहाँ पे क्या बचा है, देखो ध्यान से, यहाँ जो मिल रहा है उसको हम कह सकते हैं एफ एम अपॉन एफ वी इज इक्वल टू, अगर देखें तो क्या बच रहा है, ये एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा तो ये बचेगा क्या, एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन। समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत तो नहीं है, यहाँ तक बातें कंफर्म हो गई। और इसी एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन को हम बोल सकते हैं बेटा 1/k, या जहाँ k है इसे हम बोलते हैं क्या, बोलो भाई, ये k है, ये क्या है, किसी भी पदार्थ का परावैद्युतांक होता है। तो k का मान अगर देखा जाए तो हम कह सकते हैं k बराबर, जब इसको पलटेंगे तो एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है। अब अगर देखें कि k इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो परावैद्युतांक को परिभाषित कितनी अच्छे तरीके से कर सकते हो कि माध्यम की वैद्युतशीलता तथा निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात को किसी माध्यम की क्या कहते हैं, परावैद्युतांक कहते हैं। एकदम बढ़िया से समझ लेना कि ये जो है बेटा एप्सिलॉन जो है ये क्या है, माध्यम की, क्या है बेटा, माध्यम की वैद्युतशीलता है, माध्यम की वैद्युतशीलता। ठीक है, चलो उधर ज़्यादा नहीं लिखेंगे, ठीक है, यहां से लिख सकते हैं माध्यम की वैद्युतशीलता, और ये क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता है। क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता। बात समझ में आ रही है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है। अब यहीं से हम कह सकते हैं कि केवल एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालें तो क्या मिलेगा, k एप्सिलॉन नॉट मिलेगा। क्या मिलेगा, k एप्सिलॉन नॉट मिलेगा। और जहां एप्सिलॉन है वहां अगर k एप्सिलॉन नॉट रख दें तो देखो F मीडियम में जो फोर्स निकलेगा एफ एम की वैल्यू वो निकलेगी 1/4 क्या निकलेगी बेटा, 1/, ठीक है, 4 और मीडियम में जब हम लोगों ने निकाला था, देखो इधर लिखा हुआ है ना कि मीडियम में केवल एप्सिलॉन लिखा था, तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हम लोग को मिल गई क्या, k एप्सिलॉन नॉट। तो 4 k एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 और Q2 अपॉन क्या लिख देंगे, r² लिख देंगे। कोई दिक्कत तो नहीं है? बातें समझ में आई? कभी कभी यही लिखा रहता है एफ एम इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा और इंटू हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन r², और ये जो हमारा k है इस k को क्या कहाँ रखेंगे, इसी के साथ ऐसे लिख देंगे। समझ में आया कि नहीं आया? यह है कूलाम का नियम। यदि दोनों आवेशों के बीच में क्या हो, एक परावैद्युत पदार्थ रखा हो, तो ये सूत्र लगाएंगे जहां पे हमें k की वैल्यू भी पुट करनी पड़ेगी। इस चीज को आपको ध्यान रखना है, कोई डाउट तो नहीं है? हालांकि अच्छा हाँ, ये सबसे मजे की बात क्या है, परावैद्युतांक बढ़ाएं तो फोर्स क्या होगा, ध्यान रखो,
कि ये दिख रहा है कि एफ एम व्युत्क्रमानुपाती 1/k। बेटा ध्यान रखना इस चीज़ का। सबसे मजे की बात क्या मिल गई कि जो एफ एम है वो व्युत्क्रमानुपाती है किसके, 1/k के। मतलब अगर माध्यम का परावैद्युतांक, यानी कह सकते हैं कि एक ऐसा माध्यम रख दिया जाए जिसका परावैद्युतांक बहुत ज़्यादा हो, तो उस स्थिति में जो हमारा दोनों के बीच लगने वाला बल है, लगने वाला दोनों के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल है, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे के बढ़ाएंगे तो जो है फोर्स क्या होगा, कम हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट तो नहीं है? बातें मेरे अकॉर्डिंग तो मेरे हिसाब से पूरी आपको समझ में आ गई होगी। आगे देखो ध्यान से, ठीक है, देखो ध्यान से, ठीक है भैया। अब कह सकते हैं कि जो दो आवेशों के बीच बल लगता है उसे हम क्या बोलते हैं, यानी कि यहीं पे अगर बात करें तो हम कह सकते हैं कि दो यहां लिखेंगे दो आवेशों के बीच, दो आवेशों, ये पूरी बात ऊपर वाली कंफर्म हो गई ना, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल जो होता है, लगने वाला बल, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल ही क्या है, वैद्युत बल है बेटा। दो आवेशों के बीच लगने वाला क्या है, वैद्युत बल। समझ में आया कि नहीं आया? कंफर्म हो गया। दूसरी चीज क्या है, अगर दो पिंडों के बीच की बात कर दी जाए, यानी दो पिंडों के बीच में जो बल लगता है उसको क्या बोलते हैं बेटा हम लोग, उसे हम बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब देखो ध्यान से, अब यहाँ पे हम लोगों को दो बल मिल चुका है। कौन सा बल मिल चुका है, एक मिला है क्या, वैद्युत बल, और एक क्या मिला है, गुरुत्वाकर्षण बल। तो हम यहाँ कह सकते हैं, एक छोटा सा टॉपिक क्रिएट कर सकते हैं कि वैद्युत बल तथा, यहाँ पे देखो ध्यान से, वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल का तुलनात्मक अध्ययन। ठीक है, चलो देखो, तो बेटा मैं एक तरफ लिख देता हूं यहीं पे ऐसे, वैद्युत बल, एक तरफ क्या लिख देता हूं बेटा, वैद्युत बल, और एक तरफ क्या लिख देता हूं, गुरुत्वाकर्षण बल। क्योंकि दोनों में नियम तो समान लगते हैं, दोनों के नियम क्या हैं, समान हैं। ठीक है, एक तरफ हमारा क्या है बेटा, वैद्युत बल है, और एक तरफ क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखो ध्यान से, सबसे पहली चीज तो पहला जो ऑप्शन है यहां से ध्यान दो, ठीक है ना। पहला ऑप्शन में जो वैद्युत बल है वो क्या होता है, इससे क्या डिफरेंस है, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि यह बहुत प्रबल होता है, या बहुत क्या होता है, बोलो भाई, या बहुत प्रबल होता है। ठीक है, या बहुत क्या होता है बेटा, प्रबल होता है। ठीक है, और कह सकते हैं यह वैद्युत बल की तुलना में, वैद्युत बल की तुलना में, वैद्युत बल की तुलना में बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम होता है। ठीक है, वैद्युत बल की तुलना में बहुत ही क्या होता है, कम होता है। तो ये प्रबल होता है। अभी इसका जो हम लोग वैल्यू निकालेंगे तभी दिखाएंगे तुम लोगों को, एक न्यूमेरिकल है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो उसमें हम आपको दिखाएंगे कि जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, जो वैद्युत बल होता है, समझ में आया, वो गुरुत्वाकर्षण बल का 10 की घात लगभग 39 गुना होता है। देख लो कितना ज्यादा होता है। समझ में आया कि जो वैद्युत बल होता है वो क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल का 10 की घात 39 गुना होता है। अर्थात कह सकते हैं कि जो वैद्युत बल होता है वो बहुत क्या होता है, प्रबल होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बात को अच्छे से समझते रहो। अगला देखो ध्यान से भैया, ठीक है, अगली अगर बात करें यहाँ पे तो ये समझना है कि पॉइंट नंबर 2 जो हमारा होगा वो क्या है, उसको समझते हैं। पॉइंट नंबर 2 में अगर बात करें तो कह सकते हैं यह
या इसमें ऐसे लिख सकते हैं कि इसकी दो प्रकृति होती है, वैद्युत बल की दो प्रकृति होती है, ठीक है। वैद्युत बल की दो प्रकृति होती है, क्योंकि कभी कभी सवाल पूछेगा कि दोनों के बीच लगने वाला बल बताइए तथा इनकी प्रकृति को भी समझाइए। तो उस स्थिति में वैद्युत बल की जो दो प्रकृति है आप जानते हो कौन कौन सी, बोलो बेटा कौन कौन सी। एक होती है आकर्षण बल की प्रकृति, कैसी होती है बेटा, आकर्षण बल की प्रकृति। और एक क्या होता है बेटा, प्रतिकर्षण बल। एक किसकी प्रकृति होती है, प्रतिकर्षण बल की प्रकृति होती है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, कोई डाउट तो नहीं है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। लेकिन अब गुरुत्वाकर्षण बल की बात करें तो इसमें केवल आकर्षण होता है, ध्यान रखना बेटा, इसमें केवल आकर्षण होता है, इसमें प्रतिकर्षण की कोई गुंजाइश नहीं है। तो इसमें केवल क्या होता है बेटा, आकर्षण होता है। यहां से भी एक बात का सारांश यानी एक समरी निकल के आती है, आपको समझ में आना चाहिए कि ये दो प्रकार का होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आवेश कितने प्रकार का बताया गया, दो, एक धनात्मक होता है और एक ऋणात्मक होता है, एक धनात्मक होता है और एक ऋणात्मक होता है। लेकिन हमारा जो यहाँ पे मैंने केवल आकर्षण की बात की, तो हम यहाँ से ये समझा सकते हैं कि जो द्रव्यमान होता है वो केवल एक टाइप का होता है। द्रव्यमान कितने टाइप का होता है बेटा, एक प्रकार का होता है। मतलब आप जानते हो कि दुनिया में जो द्रव्यमान है उसका कोई प्रकार नहीं है, समझ में आया, उसकी कोई प्रकृति भिन्न नहीं है। लेकिन आवेश को मैंने बताया एक आवेश होता है ऋणात्मक और एक कैसा होता है, धनात्मक होता है। समझ में आया, यही कारण होता है कि इनके बीच जो है केवल आकर्षण बल कार्य करता है और इनके बीच क्या कार्य करता है, एक आकर्षण बल और एक प्रतिकर्षण बल। तो दोनों में एक तरीके से आपको तुलनात्मक चीजें मिल गई कि नहीं मिल गई, बातें समझ में आई कि नहीं आई, कोई डाउट तो नहीं है, यहां तक बातें कंफर्म हो गई, समझ में आया। देखो ध्यान से, ठीक है भैया। अब देखो इसको हम क्या कहते हैं, यहाँ तक पूरी कहानी कंफर्म हो गई कि नहीं हो गई। अब यहीं पे अगर आगे बात करें थोड़ा से, कि हमने बता दिया कि अब इसका जो उपयोग होता है या कूलाम के नियम की जो सार्थकता है, इसको भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान दे देंगे। यानी कूलाम के नियम को आज हम लोगों ने अच्छे समझ लिया है, समझ में आया कि नहीं, थोड़ा बहुत आप लोग सार्थकता को पढ़ना, ठीक है। तो यहाँ से हमने ये बता दिया है कि कूलाम का नियम क्या है, ठीक है ना, और ये गुरुत्वाकर्षण बल से किस प्रकार समानता रखता है। नियम तो समान है, लेकिन उसमें भिन्नता पाई जाती है कि गुरुत्वाकर्षण बल और वैद्युत बल में कहीं ना कहीं क्या है, भिन्नता है। समझ में आया कि नहीं, मैंने अभी पढ़ा दिया आपको, कंफर्म हो गया। तो इस चीज़ को आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखें, कंफर्म हो गया कि नहीं हो गया। तो मैंने आज सारी चीज़ें जो चीज़ें जितनी भी मैंने वीडियो में बताई है, इसको आप लोग थोड़ा सा अच्छे से पढ़िए और समझ में आए तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।